जो रात भर याद रहे। रात करीब 10 बजे की थी। सुनसान सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। लकड़ी की बेंच पर बैठे राजन और विजय हाथ में कुल्हड़ थामे थे। चारों तरफ अंधेरा पसरा था। बस जुगनुओं की हल्की नीली रोशनी और दूर से आती गाड़ियों की खिंची हुई आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। उनकी धीमी बातें एक शापित महल के किस्सों पर अटकी थीं। अरे, पता है उस पुरानी हवेली के बारे में? वही जो झील के किनारे खामोश खड़ी है। बरसों से कोई वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता। अरे सुना है मैंने, और एक बार दिन में खुद भी गया था वहां। लेकिन सब कहते हैं रात को उस जगह से अजीब सी रोशनी निकलती है, जैसे कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। मगर पास जाने पर वहां इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता। हाँ वही तो, मेरे ताऊजी हमेशा बताते हैं। एक रात ठीक 12 बजे वो उस महल के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें किसी औरत की इतनी डरावनी चीख सुनाई दी कि पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। कहते हैं उसी वक्त उनकी बाइक भी खुद रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से बढ़कर चाबी खींच ली हो। क्या सच में कह रहा है तू? मजाक तो नहीं कर रहा ना तुम? क्या सच में ऐसा हुआ था वहां? अरे यार जरा सोच तो सही। जो भी रात को उस हवेली में गया है वो लौटा तो सही, पर उसके चेहरे का डर हफ्तों तक नहीं गया। और कुछ लोग आज तक उस रात के बारे में कुछ भी कहने से बचते हैं। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि वो महल पहले राजा जयराज का किला था। कहते हैं एक रात वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लोग मानते हैं कि कभी कभी वो आत्मा किसी इंसान को काबू में लेकर उसे खींचते हुए झील में डुबो देती है। राजन और विजय गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए उस रहस्यमयी वीरान महल की कहानियों में गहरे डूबे हुए थे। रात का सन्नाटा हर शब्द को और भारी बना रहा था। तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजी, हांफती हुई, जैसे कोई दम भरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। बाबूजी, बाबूजी, अरे ओ बाबूजी। अरे करण, इस वक्त यहाँ कैसे आ गया तू? चेहरे पर पसीना, सांसें इतनी तेज, लग रहा है जैसे तू किसी खौफनाक चीज से भागता हुआ आया हो। सब ठीक तो है ना? बाबूजी, अभी अभी धर्मपुर से खबर आई है। मामा जी ने बताया कि नाना जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने कहा है हालात काफी नाजुक है, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। क्या कह रहा है तू? ये सब अभी हुआ? लेकिन धर्मपुर तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और घड़ी देख, रात के 10:30 बज रहे हैं। इस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर जाना क्या सही होगा? तू जानता है इस रास्ते पर रात होते ही अजीब अजीब हादसे होते रहते हैं। बाबूजी, हमें अभी ऑटो से ही निकलना होगा। उसमें पेट्रोल पूरा है और ऑटो भी बिल्कुल सही है। लेकिन बाबूजी, वो नाना जी हैं मेरे। आपको याद है ना, जब आप बाहर रहते थे तो उन्हीं ने मेरी परवरिश का पूरा सहारा दिया था। मैं उन्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दूं? बाबूजी, उनकी तबीयत कभी भी और बिगड़ सकती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, ये मैं जानता हूँ कि वो तुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सच कहूँ ये रास्ता रात के समय बहुत सुनसान और डरावना हो जाता है। ऊपर से जंगल के किनारे से गुजरना पड़ता है। तूने सुना ही होगा, पिछले महीने पास के गांव के 2 लोग इसी रास्ते से गुजरे थे और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनकी लाशें तक नहीं मिली, मानो अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो। बाबूजी, नाना जी की हालत डरने से नहीं संभलेगी। कौन जाने सुबह तक क्या हो जाए। अगर हमने देर कर दी और कुछ बुरा घट गया तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है बाबूजी, इस वक्त नाना जी हमें पुकार रहे हैं। उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। विजय भी अब धीरे धीरे बातचीत का हिस्सा बनने लगा। उसकी आवाज में हल्की झिझक और बेचैनी साफ झलक रही थी। राजन, करण की बात मुझे भी ठीक लग रही है। तू जानता है तेरे ससुर जी कितने नेक इंसान हैं। अगर उनकी हालत सच में इतनी खराब है तो हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। करण का ऑटो रिक्शा है, रास्ता भी सीधा है और करण हमारे साथ है। फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तू सही कह रहा है विजय, पर मन को चैन नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ तो है। हवेली के किस्से और अचानक आया फोन मुझे डराते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सच कहूं तो मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आप बस मेरे भरोसे चलिए। हम नाना जी से मिलकर 2-3 घंटे में वापस भी आ सकते हैं, और अगर हालात ने मजबूर किया तो वहीं रुक जाएंगे। बाबूजी सोचिए, अगर हम समय रहते पहुंच गए तो शायद उनकी तबीयत संभल जाए। राजन, अगर तू कहे तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। देख, ये रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा या सुनसान क्यों न लगे, लेकिन जब हम तीनों साथ होंगे ना तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है करण,
तू ऑटो निकाल कर तैयार रख, मैं घर से थोड़ा जरूरी सामान और पानी की बोतल उठा लाता हूँ। विजय, अगर तुझे भी घर पर जाना है तो जल्दी होकर वापस आ जा, तब तक मैं भी लौट आता हूँ। ठीक है, मैं पहले घर होकर आता हूँ। घर पर सबको बताकर निकलूंगा ताकि अगर देर हो भी जाए तो उन्हें कोई चिंता ना हो। तीनों झटके से उठ खड़े होते हैं। पीछे छोटी चाय की दुकान की मध्यम रोशनी अब धुंधली होकर अंधेरे में गुम हो रही है। हवेली का रहस्य अब सीमाओं को पार कर चुका है, जैसे कोई अंधा साया उनके साथ चल पड़ा हो। क्या धर्मपुर तक का सफर सच में सुरक्षित होगा, या इस रात का सन्नाटा किसी गहरी डरावनी साजिश को छुपाए बैठा है? चलो देखते हैं आगे इस अंधेरी रात में क्या होने वाला है। कुछ देर बाद करण ऑटो में बैठा इंतजार कर रहा था। राजन और विजय घर से निकल कर आए और दोनों जल्दी से ऑटो में बैठ गए। करण ऑटो धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चला रहा था। राजन सामने वाली सीट पर चुपचाप बैठा था और विजय पीछे सिर झुकाए। ऑटो की हेडलाइट बस थोड़ी दूरी तक ही रोशनी फैला रही थी। उसके आगे सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि कानों में अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। सुन राजन, ये रास्ता दिन में भी थोड़ा डरावना लगता था, लेकिन रात में तो हर मोड़ पर अजीब सा सन्नाटा छाया है। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलती हैं तो लगता है कोई परछाई पास से गुजरी हो। विजय, सच कहूं तो डर अंदर तक उतर गई है। ये हवा कैसी अजीब आवाज कर रही है। सुन तो, लगता है जैसे कोई पास आकर धीरे धीरे हमारे कानों में कुछ बोल रहा हो। और उस पेड़ को देख, उसकी टेढ़ी मेढ़ी परछाई जमीन पर ऐसे पड़ रही है जैसे कोई इंसान खड़ा होकर हमें घूर रहा हो। मुझे तो लग रहा है जैसे वो परछाई अभी हमारी तरफ बढ़ जाएगी। हाँ, सुना तो है, कहते हैं बहुत समय पहले इसी जंगल के बीच एक जादूगर रहा करता था। लोगों का मानना है कि उसने कई लोगों को छल से फंसाकर उनकी आत्माओं को पेड़ों में कैद कर दिया था और उसकी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है। अरे यार, ये सब बातें मत कर। सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहान दौड़ गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीछे से आकर धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। बाबूजी, सच कहूं तो इस अंधेरे रास्ते पर चलते हुए मेरा भी दिल तेज धड़क रहा है। ऑटो की लाइट में जो साए से हिलते नजर आते हैं, उनसे मन और घबरा जाता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। लेकिन बाबूजी, घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप डरने वाली बातें मत सोचिए, हम साथ हैं, सब ठीक रहेगा। तुम्हें वो किस्सा याद है राजन, जब आकाश और उसके परिवार के साथ इस रास्ते से रात में गुजरे थे? कहते हैं कि उन्होंने देखा किसी आदमी की परछाई पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी, और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर लगातार निगाह रखे हुए है। यार विजय, सुन, अगर कहीं कुछ अजीब सा लगे तो तू मेरा हाथ पकड़ लेना और मैं तेरा। साथ रहेंगे तो डर आधा लगेगा, वरना ये अंधेरा तो अकेले ही सबको निगल जाएगा। यार, तेरी बातों से तो दिल की धड़कन और तेज हो रही है। चलो जल्दी उस मोड़ से निकल चलते हैं, इससे पहले कि सच में कुछ गड़बड़ हो जाए। ऑटो मोड़ के पास धीरे धीरे बढ़े। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक जैसे कोई बहुत पास से गुजरा हो। ये क्या था अभी? बाबूजी, मैंने अभी यहाँ कुछ चलता हुआ देखा। ऐसा लगा जैसे अभी अभी हमारे सामने से कुछ परछाई सी गुजरी हो। तीनों कुछ नहीं बोलते, बस उनके सांसों की आवाज और धड़कनों की गूंज पूरे ऑटो में फैल रही थी, जैसे सन्नाटा खुद किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। करण ने धीरे से मोड़ काटा, तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरा। एक आदमी खाकी वर्दी में, टोपी आंखों तक झुकी हुई और चेहरा जैसे धुएं की परतों में लिपटा हुआ, और वो शख्स बस वहीं खड़ा था, बिल्कुल अडोल। करण के हाथ कांपे और उसने झटके से ब्रेक दबा दिए। अरे, सुनसान रास्ते पर इस वक्त कोई इंसान कैसे हो सकता है, वो भी अकेला खड़ा हुआ? बात साफ गड़बड़ लग रही है। और देख तो, उसकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही हैं जैसे अंगार जल रहे हो। ये मंजर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ए भाई, बीच रास्ते पर क्यों खड़े हो? मरना है क्या? और यहाँ अकेले रात के इस समय क्या कर रहे हो? वो अजनबी धीरे धीरे झुकता है, चेहरे पर एक अजीब सी छाया टिकती है। उसकी आवाज धीमी, भारी और गहरी गूंज में निकलती है। इतनी रात को जंगल के इस रास्ते पर हिम्मत है तुम लोगों में? पता है इस जगह पर अजीब चीजें अक्सर होती हैं। कई लोग यहाँ से गुजरे पर वापस कोई नहीं आया। और हाँ, मैं भी एक वक्त में पुलिस में था, लेकिन अब बस यहाँ का सन्नाटा ही मेरा साथी है। हाँ, सुना तो है, पर अब क्या किया जाता, मजबूरी है। बुजुर्ग आदमी है और हालत वाकई नाजुक है, इसलिए हमें जल्दी पहुंचना होगा। माफ कीजिएगा, पर आप यहाँ अकेले खड़े हो? आपकी साथ वाली टीम, कोई परिचित, वो सब कहाँ है? वो पुलिस अधिकारी कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती है, ठंडी, अस्वाभाविक। जहां मैं खड़ा होता हूं
वहां किसी और के आने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं अकेला ही काफी हूं और अक्सर मेरे बाद कोई ठहर नहीं पाता। ऑटो के अंदर अचानक एक तेज और कड़वी बदबू फैल गई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज या खून लगे पुराने कपड़ों से। विजय अपने नाक को दबाता चेहरा पीला पड़ गया। राजन करण की ओर झांकता। दोनों की आंखों में डर और अनकहे सवाल आ रहे थे। बाबूजी, ये बदबू अचानक कहां से आ रही है? मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा और कुछ अजीब सा महसूस हो रहा। मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। ये आदमी कुछ अलग ही लग रहा है। उसकी चाल ढाल, उसकी आंखें, सब अजीब है। वो आदमी धीरे धीरे झुकता है और करण की आंखों में ताकता है। उसकी आंखें लाल और खौफनाक चमक लिए हुए थी। अच्छा, तो तुम करण हो? तीनों चौंक जाते हैं। करण हैरानी से पूछता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो कभी आपको देखा भी नहीं। सच सच बताइए, आप हैं कौन? एक लंबा भयानक सन्नाटा फैल जाता है। फिर अचानक वो आदमी उठ खड़ा होता है, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबा हो। चलो, देर मत करो, कोई तुम्हारी राह देख रहा है। पर याद रखना, इस रास्ते की हर चीज दिखती जैसी है वैसी कभी होती नहीं। फिर बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगता है। उसकी परछाई पहले धुंधली होकर गायब हो जाती है और फिर जैसे वो खुद भी अंधेरे में घुल सा गया हो। अरे, कहाँ गया वो? अभी यही तो था। पलक झपकते ही अंधेरे में गुम हो गया और वो अजीब सी बदबू अचानक गायब। मुझे सच में लग रहा है ये कोई संकेत था, कुछ होने वाला है। वो चला गया। बाबूजी, विजय चाचा, लेकिन अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। रात अभी लंबी है और कुछ भी हो सकता है। अब बस आगे बढ़ते हैं। ऑटो फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई साया, ना कोई आदमी। सिर्फ एक सुनसान ओंड और रहस्यमयी सड़क बची थी, जहां अब तक हुई हर घटना जैसे किसी डरावने सपने की तरह महसूस हो रही थी। ऑटो कुछ दूरी तय कर चुका था। करण ध्यान से ड्राइव कर रहा था। राजन और विजय दोनों चुप थे। पिछली पुलिस अधिकारी वाली बातें और रहस्यमयी बदबू उनके दिमाग में अभी भी तैर रही थी। जंगल और भी घना, रास्ता और भी सुनसान लग रहा था। तभी अचानक सामने वही साया फिर दिखाई देता है। वही कपड़े, वही रहस्यमयी रूप। अरे बाबूजी, देखिए, ये वही हैं। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो पीछे अंधेरे में चला गया था, फिर यहां कैसे? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हमने अपनी आंखों से देखा था, वो तो अंधेरे में पीछे गायब हो गया था। फिर ये अब हमारे सामने कैसे खड़ा है? सुनिए, आपसे तो कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई थी ना, पीछे वाले मोड़ पर। तो फिर आप यहां कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस अधिकारी धीरे धीरे ऑटो के पास आता है। नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं। मैं तो हमेशा यहीं रहता हूं, इसी मोड़ पर। तुम ही लोग हो ना, करण, राजन और विजय? तीनों के चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। राजन का गला सूखने लगता है। करण, विजय, ये आदमी इंसान नहीं लग रहा, इसमें कुछ तो अलग है। मुझे यकीन है, या मैं यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। ऑटो का इंजन अपने आप रुक जाता है और आसपास के पेड़ों से अजीब खड़खड़ाहट जैसी आवाजें गूंजने लगती है। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है। अब कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से, कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। करण कांपते हाथों से बार बार ऑटो का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। माथे पर पसीने की धारें बह रही थी। अचानक इंजन अपने आप चल पड़ता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दे दिया हो। करण बिना पीछे देखे ऑटो चला रहा है और तीनों डर के मारे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। राजन, मुझे तो लग रहा है हम जिस जगह से गुजरे हैं वहां कुछ था, कोई साया। अच्छा हुआ जो हम वहां से निकल आए। वो इंसान नहीं था विजय, उसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने परछाई में छिपा दिया हो। तेज रफ्तार में बढ़ती ऑटो अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। करण, राजन और विजय की धड़कनें अभी भी पहले वाले रहस्य की गूंज से उबर नहीं पाई थी। रास्ता अब समतल हो गया था, लेकिन ठंडी और अजीब हवा बह रही थी। हेडलाइट की रोशनी में अचानक सड़क के बीचों बीच कुछ अजीब सा दिखा। करण तुरंत ब्रेक दबा देता है। बाबूजी, देखिए, ये क्या है? सड़क के बीच में ये अजीब सी चीज क्या है? सड़क के बीच एक सूखा मुरझाया पेड़ खड़ा था। उसके ऊपर एक विशाल काला बाज बैठा था। आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसकी मौजूदगी में हवा थम गई और माहौल ठंडा और डरावना लगने लगा। तीनों ऑटो से उतरते हैं, पहले करण,
फिर राजन और अंत में कांपता हुआ विजय। विजय, ये पेड़ तो पहले यहां नहीं था, और वो बाज देख कितना बड़ा है, हिल भी नहीं रहा, बस हमें देख रहा है। इसकी आंखें कुछ ठीक नहीं लग रही, जैसे किसी बुरी ताकत की हो। तभी बाज अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाता है और एक भारी आवाज में बोलता है, अगर इस राह से गुजरना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जो सच बोलेगा वही आगे बढ़ पाएगा, बाकी सबकी मंजिल यही खत्म हो जाएगी। तीनों थम जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं। बाज की चीख जंगल में गूंजती है, हर पेड़ मानो उसे सुन रहा हो। क्या एक पक्षी बात कर रहा है? नहीं, ये साधारण पक्षी नहीं हो सकता, ये तो कोई राक्षस है। नहीं चाचा, अब और पीछे नहीं हट सकते, जो कुछ भी है उसे सामना करना ही पड़ेगा। नाना जी हमारे इंतजार में हैं, हमें उनके पास पहुंचना ही होगा, चाहे जो हो जाए। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, लेकिन अब पीछे लौटना असंभव है। बाज की आंखें उन पर टिकी हैं, जैसे कोई सवाल पूछने वाला हो, एक ऐसा सवाल जो उनकी जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी तय करेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं, पर जब आती है तो हर कोई कांपता है, जिसका कोई चेहरा नहीं, फिर भी डर सबसे ज्यादा लगता है, और वो तुम्हें हर पल महसूस हो रही है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ क्षणों की गहरी खामोशी के बाद राजन धीरे से बोलता है, डर, बस डर है। उसका कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन जब ये हमारे दिमाग में आता है तो लगता है कि वो बहुत बड़ा और खतरनाक हो जाता है। बाज की आंखें लाल लाल चमक रही थी, उसकी आवाज में एक अजीब गूंज थी। फिर भी वो कुछ पल चुप रहा। कुछ ही क्षण बाद वो दूसरा सवाल करता है, मैं अंधेरे में चलता हूं लेकिन दिखता नहीं, मैं तुम्हारे पीछे हूं पर छू नहीं सकता, मैं क्या हूं? और मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूं। विजय थोड़ा सोचता है और फिर धीरे से कहता है, परछाई, जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, पर रात की जैसे ही अंधेरा घिरता है खुद अंधेरे में गुम हो जाती है। बाज के पंख धीरे धीरे हिलते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। फिर वो तीसरा और आखिरी सवाल करता है, ऐसा कौन है जो जीते जी सोता है पर मरने के बाद कभी नहीं जागता, और जिसकी नींद कभी नहीं टूटती? करण बिना समय गवाए उत्तर देता है, इंसान, जो मरने के बाद इंसान न सो सकता है न सपना देख सकता है। कुछ क्षणों के लिए भयानक खामोशी छा जाती है, फिर बाज जोर से पंख फैलाता है, आंखें बंद करता है, और अचानक धुएं जैसी काली परछाई बनकर आसमान में घुल जाती है। रास्ता अब साफ दिख रहा था, लेकिन ठंडी अजीब सी उदासी अभी भी हर ओर महसूस हो रही थी। रात के करीब 2 बजे तीनों धर्मपुर के पुराने घर के सामने पहुंचते हैं। करण जल्दी जल्दी अंदर भागता है, जहां उसके नाना जी गद्दे पर बैठे आराम से पानी पी रहे थे। राजन और विजय भी अंदर आते हैं, चुप, हैरान और हल्के डर के साथ। कैसे हो आप? सब ठीक तो है ना? अरे तुम सब यहाँ इस वक्त, इतनी रात को? क्या बात है बेटा, अचानक कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना नाना जी? मैं करण हूँ। मुझे रात के 10 बजे यहाँ से किसी मामा का फोन आया था और बताया कि आपके नाना जी की तबीयत बहुत खराब है। आप ठीक तो है ना? कौन मामा बेटा? आज तो किसी ने भी फोन नहीं किया। मैं तो यही था, अपने कमरे में आराम से सोया हुआ। मुझे क्या होना था? देख, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तीनों आपस में आंखें मिलाते उन्हें एहसास हो गया कि जो कुछ भी हुआ वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। ना कोई फोन आया, ना कोई दिखने वाला खतरा था। फिर भी ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और असामान्य रात बन गया। एक ऐसी रात जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद प्यारी फैमिली।